Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में क्या खास है तो देखते हुए चलेंगे, जिससे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया के मैप को, उसके बाद देखेंगे हम वर्ल्ड मैप के बाद देखेंगे साउथ अमेरिका और फिर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद हम करंट अफेयर के आज का द हिंदू डिस्कस करेंगे। द हिंदू की न्यूज डिस्कस करने के बाद फिर देखेंगे हम जो हमारी लास्ट वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत के किस किस राज्य को कवर करती हुई जो कर्क रेखा है वो निकलती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वेस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा गुजरात, जहां पर गुजरात को होकर जाएगी। गुजरात के बाद गुजरात से सटा हुआ ही आपको राजस्थान मिलेगा और राजस्थान के बहुत थोड़े हिस्से को कवर करती हुई निकलेगी, जहां पे आप ये देख रहे होंगे राजस्थान के सिर्फ एक कॉर्नर में होती हुई जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखने को मिलेगा झारखंड के बाद आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आगे जब जाएंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम को कवर करती हुई जाएगी, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत के 8 स्टेट हैं जिन्हें हमारी कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है, 8 राज्यों को कवर करती हुई निकलती है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। इन 8 स्टेट को कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये था हमारा, जो कि आप सब जानते हैं कि कर्क रेखा से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में आए हैं, सीजीएल के एग्जाम में आया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ तक कि जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से बताइए कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे इसमें रखा कि हमें याद रहे और 1-2 दिन उसका रिविजन करते रहे, जिससे कि हमें एक अच्छे से याद हो जाए कि 8 स्टेट वो कौन कौन से हैं। ये हुआ। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज चली हुई है कि हम सारे स्टेट को देखते हैं कि कौन सा स्टेट कहां पर स्थित है। तो देखेंगे सबसे पहले आज हम वेस्ट से चलते हैं। वेस्ट में सबसे पहले गुजरात देखा होगा आपने कि गुजरात पड़ता है। गुजरात के बाद आप देखोगे, गुजरात के बाद आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। ये 2 स्टेट हुए, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान को बिल्कुल सामने से आप देखोगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये हिस्सा कवर कर लेता है कि इंडिया का इतना हिस्से को कवर कर लेता है। अब इससे ऊपर हम नॉर्थ में चलेंगे। ये हुए हमारे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, सेंटर के हमारे स्टेट हैं। जो गुजरात और राजस्थान है ये हमारे वेस्ट के स्टेट हैं। अब हम नॉर्थ के स्टेट देखेंगे। नॉर्थ के स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए हमें यूटी मिलेगी, जो कि न्यू दिल्ली है, और दिल्ली हमारी जो भारत की जो कैपिटल है वो क्या है, वो न्यू दिल्ली है। तो दिल्ली आप यूटी देखेंगे, छोटी सी ये यूटी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पास में आपको वेस्ट में मिलेगा हरियाणा, और आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको उत्तराखंड मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से काट कर ही उत्तराखंड बनाया गया। तो ये उत्तराखंड मिलेगा। उत्तराखंड के जब आप ऊपर चलेंगे नॉर्थ में तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा के अगर नॉर्थ में चलेंगे तो आपको मिलेगा पंजाब और हिमाचल प्रदेश हुआ। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा लद्दाख, और इधर मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर। तो ये हुए हमारे नॉर्थ के स्टेट। अब आते हैं हम अपने ईस्ट के स्टेट पर। ईस्ट के कौन कौन से स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश तक हमने कवर किया, मध्य प्रदेश को हमने देख लिया था, ये हमारे सेंट्रल जो स्टेट है वो थे। इसके बाद अगर आप ईस्ट में चलेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के बिल्कुल सामने, और उत्तर प्रदेश के सामने आपको देखने को मिलेगा बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड को कवर करते हुए आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। वेस्ट बंगाल से सबसे आगे आपको देखने को मिलेंगे 8 स्टेट में सबसे ऊपर आपको पहले मिलेगा सिक्किम, जो कि बहुत छोटा सा स्टेट है लेकिन काफी महत्वपूर्ण स्टेट है। और यहीं पर आपको ये वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है, इसी पर आपको चिकन नेक एक छोटा सा रास्ता देखने को मिलता है। इस रास्ते के थ्रू ही हम जितने भी हमारे ईस्ट के 7 स्टेट हैं उनसे अपनी कनेक्टिविटी को रखते हैं। तो ये हुआ चिकन नेक। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा असम के नीचे थोड़ा देखने को मिलेगा साउथ में मेघालय और असम हुआ। असम के ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश से नीचे को होते हुए चलो साउथ में, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश, फिर नागालैंड, इसके बाद मणिपुर और इसके बाद मिजोरम। मिजोरम के पास ही आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे ईस्ट के स्टेट। अब आते हैं हम अपने मिडिल स्टेट पे फिर से, जहां पे हम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को छोड़कर गए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम चलेंगे साउथ के स्टेट कवर करते हुए। साउथ के स्टेट में मध्य प्रदेश से नीचे जो अपनी बाउंड्री को शेयर करता हुआ गुजरात और मध्य प्रदेश से आपको महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के पास ही आपको एक छोटी सी यूटी मिलेगी जो कि है दमन एंड दीव, नगर, दादर एंड नगर हवेली। तो ये छोटी सी आप देख रहे होंगे, ये है दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली। ये छोटी सी यूटी एक आइलैंड है जिसे हमारी यूटी है। इसके बाद महाराष्ट्र से जब नीचे चलेंगे तो आपको फिर छोटा सा देखने को मिलेगा गोवा, जो कि स्थित है। गोवा के पास में आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटका से कवर करते हुए ईस्ट के साइड में आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के पास में हमें उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा से नीचे और तेलंगाना से नीचे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही काटकर तेलंगाना बनाया गया है, इसीलिए आंध्र प्रदेश के बिल्कुल जस्ट ऊपर आपको तेलंगाना देखने को मिलता है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? तेलंगाना का है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका साउथ की सारी बाउंड्री को कवर करते हुए यहाँ पर इतना क्या हो गया, ये हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हो गया। जब नीचे आएंगे तो हमें दो स्टेट और देखने को मिलेंगे। वो होगा एक तरफ जो कि वेस्ट में होगा केरला और वेस्ट में होगा केरला और ईस्ट में होगा तमिलनाडु। ये हुए हमारे स्टेट। अब सबसे नीचे जो आप देखेंगे कि इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप लक्षद्वीप देखने को मिलेगा जो कि हमारी यूटी है, और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये हमारे स्टेट हुए। इंडिया के सभी स्टेट हमने कवर किए। अब साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस किस से कवर हो रही है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। उस वाले मैप में थोड़ा आपको लिखा हुआ ठीक नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे कलर से आपको हर एक स्टेट की बाउंड्री दिखाई गई है। कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ तक लाई कर रहा है वो आपको मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इधर आओगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आप दिल्ली देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारा हुआ। यहाँ पे ये नेशनल पार्क है। कल हम नेशनल पार्क कवर करेंगे। जितने भी इंडिया के नेशनल पार्क हैं उसमें हम 2-2, 4-4 देखते हुए चलेंगे और नेशनल पार्क को हम कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, उस पे आते हैं। अब वर्ल्ड मैप पे, ये हुआ हमारा वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ हमने देखा था, हमने 7 महाद्वीप देखे थे। 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं, जैसे हमने देखा था साउथ अमेरिका, साउथ में नॉर्थ अमेरिका। जब आप ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा यूरोप, यूरोप के ईस्ट में एशिया, और यूरोप एशिया के नीचे मीन साउथ की तरफ आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। और इन सब के जो आपको ईस्ट साउथ में देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से नीचे आपको देखने को मिलेगा अटलांटिका। ये हुआ। इनमें कौन कौन से ओशियन है, तो साउथ अमेरिका के पास में आपको साउथ पैसिफिक सागर देखने को मिलेगा। इधर साउथ अटलांटिका आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिका, यहाँ पर आर्कटिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इंडियन सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ओसेनिया सी आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा वर्ल्ड मैप हुआ। अब वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका और हमारे नॉर्थ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि साउथ अमेरिका हम काफी 2 दिन से उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसी के साथ में अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका है उसे भी हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, ये देखेंगे हम। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हुए, 7 कॉन्टिनेंट हुए। अब चलते हैं हम अपने साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका में हमने देखा था कि सबसे अगर हम साउथ में चले थे तो हमें 2 देश देखने को मिले थे, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के पास ही चिली देश देखने को मिला था। ये है अर्जेंटीना और ये है चिली देश। इन दोनों के ऊपर जब हमने देखा था तो हमें यहाँ पर उरुग्वे देखने को मिला था, पैराग्वे देखने को मिला था, बोलीविया, पेरू देखने को मिला था, और सबसे बड़ा जो कि ब्राजील था वो देखने को मिला था। फिर इससे ऊपर जब हम चले तो यहाँ पर कोलंबिया देखने को मिला, इक्वाडोर देखने को मिला, वेनेजुला से अगर ईस्ट में देखेंगे तो हमें 3 देश देखने को मिल रहे थे, जिसमें था उरुग्वे, जिसमें था हमारा
गुआना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है तो आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे सूरीनाम और यहाँ पर फ्रेंच गुआना, ये हमारे स्टेट थे जो कि साउथ अमेरिका के देश थे। अब चलेंगे आगे, यहाँ पर हम देखेंगे आज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज हैं तो देखेंगे, सबसे साउथ में देखेंगे मैक्सिको, मैक्सिको से ऊपर चलेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट से देखने को मिलेगा कनाडा, और इधर आप अलास्का जो कि यूएस से देखने को मिलेगा। ये 4 देश आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ग्रीनलैंड आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये हुआ नॉर्थ अमेरिका का। सेंट्रल अमेरिका हम बाद में करेंगे, पहले हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, जिसमें क्या है मैक्सिको, मैक्सिको के बिल्कुल ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा, और ये कनाडा देखने को मिलेगा, और ये अलास्का देखने को मिलेगा, जो ये भी यूएसए का पार्ट है। ये भी यूएसए है और ये भी यूएसए का पार्ट है। तो ये हुआ हमारा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, और ये यूनाइटेड स्टेट जो कि अलास्का है यहाँ पर। और आप इनकी बाउंड्री भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये लाई कर रहे हैं। अब चलते हैं हम द हिंदू की फर्स्ट न्यूज पर। अब तक हमने कवर किया, हमने भारत का मैप देखा, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है वो देखा, इसके बाद वर्ल्ड मैप देखा, वर्ल्ड मैप में 7 महाद्वीप देखे, इसके बाद हमने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी कवर किया। कल हम इसी के साथ में नेशनल पार्क भी देखेंगे कि किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क है, ये कवर करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं द हिंदू की फर्स्ट न्यूज में क्या आया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में जो हमारा एक्सक्रोप है, एक्सक्रोप क्या है, जो पहले ट्विटर कहलाया जाता था, इस पर एक केस दर्ज कराया गया था। इसने फिर जो कर्नाटक का हाई उच्च न्यायालय है उसमें अपनी अर्जी लगाई और उसमें बोला कि भाई जो हमारे पर ये बैन लगाया गया है, ये जो चीजें लगाई गई हैं इन्हें हमसे हटाया जाए। लेकिन वहां के जो उच्च न्यायालय है उसने बोल दिया है, 3 जज की वो बेंच थी जिसने बोला कि भाई हम अपना जो सोशल मीडिया का कंटेंट है उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर वो भ्रमानक है या फिर या अपराध फैलाता है, कुछ ऐसा कंटेंट आप डाल रहे हो तो वो आपको रोकना पड़ेगा। तो ये सब बातें हुई, जैसे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने एक्सक्रोप जो कि पूर्व में ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत जारी टैग डाउन या फिर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को चुनौती दे रही थी। यानी कोर्ट ने कहा कि एक्सक्रोप को उन चीजों को हटाने रोकने के आदेशों के खिलाफ राहत नहीं दी जा सकती। कौन कौन से वो थे तो देखेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया निष्पक्ष विचार मंच है, पर विचारों की रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी तरह का आपराधिक कंटेंट खुलेआम छोड़ा जाए। मीन्स आप ये नहीं है कि अगर ये सोशल मीडिया है तो आप इस पे कुछ भी अपलोड कर दोगे जिससे कि अपराध भी फैल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बहुत चीजें ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन मिस यूज भी उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये सब याचिका की गई और यही कोर्ट ने कहा है। यह भी कहा कि दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भी इस क्षेत्र का नियमन मौजूद है, इसीलिए भारत के उपाय किसी भी तरह से जो अनवैधानिक नहीं ठहराए जा सकते हैं। तो इनकी जो इन्होंने अपील की थी उसे खारिज कर दिया गया है और उन्हें बोला गया है जो आप पर बैन लगाया गया है, जो आपको ब्लॉकिंग किया गया है, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ये रहा। इसके बाद फिर एक और हमारा जो कोर्ट का ही फैसला आया है। कोर्ट में क्या हुआ है कि स्कूल ग्राउंड जो था उसमें रामलीला मैदान की तैयारी की गई। अब रामलीला मैदान की जब वहां तैयारी की जा रही है तो इससे ना तो बच्चे खेल पा रहे हैं ना ही चीजें हो रही हैं, तो इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया गया। कोर्ट पे इसकी क्या भूमिका हुई, कोर्ट ने क्या कहा कि जज ने पहले जिसने वो रामलीला मैदान पर चीजें करवाई हुई हैं, जो वहां पर स्टार्ट किया गया है, वहां के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या उसके बाद भी वहां बच्चे खेल पा रहे हैं, क्या जो बच्चों के लिए आजादी है वो कंटिन्यू है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है, वो रोक दिए गए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कोई भी गवर्नमेंट अगर चीज है उस पर आप धार्मिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। तो इसके बारे में आप देखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट चीजें हैं उसमें आप कुछ भी पर्सनली धार्मिक चीजें नहीं कर सकते हो। सिर्फ वही कर सकते हो जो सबके लिए यूजफुल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो और किसी को खेद ना पहुंचाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वही चीजें की जाती है, उसमें धार्मिक चीजें नहीं होती। हाँ, अगर आपकी कोई प्राइवेट चीज है तो वहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, अपनी धार्मिक चीजें चला सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट में ये अलाउ नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं कि मामला एक अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ओरल मेंशन के रूप में लाया गया था। 3 न्यायाधीशों की बेंच ने
प्रमुख जिसमें जस्टिस थे सूर्यकांत ने इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि रामलीला के आयोजन से स्कूल गतिविधियां प्रभावित होंगी, इसीलिए उसने समारोह पर रोक लगा दी। आदेश PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आधारित था और हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आयोजकों ने मैदान पर बड़ा मंच बनाया और इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछा दी थी, जिससे खेलकूद अब संभव नहीं रहा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मैदान का त्योहार स्थल में बदलना एक्सफिशिया इलीगल, पहले नजर में अवैध है। मींस ये जो है ये अवैध चीजें हैं। अगर आप गवर्नमेंट चीजों पे कर रहे हो जिससे बच्चों का खेल कूद सब कुछ रुक गया है तो ये अवैध है, ये इलीगल है। इसी के चलते आयोजनकर्ता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा दायर किया कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही रोक लगा दी, यानी उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया अपनी सफाई पेश करने के लिए। अब कानूनी प्रश्न क्या क्या उठे, क्या क्या इस पर क्वेश्चन उठे, तो सबसे पहला क्वेश्चन था क्या सेक्युलर स्कूल के खेल मैदान का उपयोग धार्मिक समारोहिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, कि जो वो स्कूल का ग्राउंड है क्या वो धार्मिक चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो था कि हाँ वो इसी के लिए यूज किया जा रहा है। इसके बाद है कि क्या प्रशासन आयोजकों ने बिना अनुमति और नियमों के मैदान में बदलाव मंच टाइल किए और क्या वह परिवर्तन विद्यालय के हित के विरुद्ध है, तो इसमें भी यस आंसर आया, क्योंकि ये विरुद्ध था, क्योंकि वहां पर तो धार्मिक कुछ चीजें करा ही नहीं सकते, ऊपर से बच्चों का जो खेल कूद है वो भी प्रभावित हो रहा था, तो इसके लिए भी देखा गया। इसके बाद पूछा गया कि हाई कोर्ट का रोकने का या जो रोक आदेश नियमों के मुताबिक और सुनवाई के बाद दिया गया था या पहले से सुनवाई के बिना दिया गया था। उनसे पूछा गया कि जो नियम बनाए गए वो सुनवाई से पहले किए गए थे या फिर बाद में किए गए थे। लोकहित बनाम धार्मिक क्या है, ये हमारा जो संविधान में है, लोकहित बनाम धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का संतुलन कैसे रखा जाएगा। मीन्स अगर ये चीजें कर दी गई तो हम अपनी जो हमारी चीजें हैं उनका संतुलन कैसे रखेंगे, तो ये सब चीजें देखी गई। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील क्या आई कि उसमें हाई कोर्ट का पक्ष था कि इस पर रोक चाहते हैं, रोक लगा देनी चाहिए, आयोजन से स्कूल गतिविधियों का प्रभावित हो रही हैं, मैदान का स्थानीय रूप से बदलना स्कूल के अधिकारों के विरुद्ध है, सुरक्षा सड़क खेल सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, इसलिए रोक सही और जरूरी है, ये आंसर दिया गया। इसके बाद आयोजकों का पक्ष था, रामलीला करने वाले जो थे उनका पक्ष क्या था, हाई कोर्ट ने फ्रीज आदेश पास करते हुए समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि उसमें कोई उन्हें मौका ही नहीं दिया कि भाई तुम अपनी पेश भी रखो या अपनी भी जो आपकी चीजें हैं आप भी बोलकर बताएं कि क्या क्या चीजें हुई हैं, उसकी उन्हें अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि ये पहले ही एक निश्चित हो गया था कि अगर गवर्नमेंट चीजें हैं उस पर आप धार्मिक कुछ भी कार्य नहीं कर सकते तो उसका सुनने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। तो ये सब चीजें हुई, अवसर नहीं दिया गया, नतीजन उनकी तैयारी और आयोजन कार्य बाधित हुआ, उन्हें उचित सुनवाई मिलनी चाहिए। उसने कहा कि हमारी जो चीजें थी वो सुनवाई ही नहीं की गई, हमें भी उचित एक आयोजन मिलना चाहिए, एक उचित जो हमारी सुनवाई है उसे भी मिलनी चाहिए कि हम भी अपना पक्ष रख पाए। ये सब चीजें इस दलील में हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी हमने देखा था जो दादा फाल्के पुरस्कार था वो दिया गया था, वो हमने देखा था मनोहर लाल जी को दिया गया था, और भी हमने बहुत सारे हीरो देखे थे। अब एक और हमारा जो वो है एक पुरस्कार है वो दिया गया है जो तमिलनाडु सरकार ने अपनी तरफ से दिया है, वो है कलामामनी अवार्ड्स। कलामामनी अवार्ड्स दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, तो ये किस किस को दिए गए हैं, तो ये जिनमें से 2021, 22 और 23 के विजेताओं को शामिल किया गया इस सूची में। फिल्म कलाकार को दिया जाता है, ये संगीत को दिया जाता है, नृत्य में दिया जाता है, साहित्य रंगमंच और पारंपरिक जो कलाओं के लिए यह प्रसिद्ध पुरस्कार है। और कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। उदाहरण के तौर पर किस किस को दिया गया, साई पल्लवी को दिया गया, इसके बाद ये SJ सूर्य को दिया गया और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध को इसमें शामिल किया गया। इन तीन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। इसका मतलब क्या है, कलामनी जो अवार्ड है इसका मतलब क्या है, जो कलामनी तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय कला सम्मान है। इसका उद्देश्य तमिल भाषा तमिलनाडु के अंदर साहित्य संगीत नृत्य रंगमंच सिनेमा और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है। पुरस्कार लेन देन में क्या है कि जो समारोह आमतौर पर तमिलनाडु इल्स इसराई क्या है, ये ईयर
ईएल ईसाई नाटका मनराम द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। इसको इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। पुरस्कार वितरण कौन करता है? तो इन्हें करेंगे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, ये ही इसका वितरण करेंगे, ये ही देंगे। इसके बाद फिर एक और हमारी न्यूज आई है जो कि है ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज जयशंकर। ये कहां पर गए हुए हैं? ये गए हुए हैं अमेरिका में, जहां पर यूएनए की बैठक हो रही है। यूएनए की जो जनरल काउंसिल है उसकी बैठक है, तो वहां पर ही इनकी मेजबानी करने के लिए हमारी तरफ से गए हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है कि भारत ने यूएन जनरल असेंबली के साइड लाइन पर 20 लाइक माइंडेड समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उसकी मेजबानी की। कुछ देशों के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया और यह पहले वैश्विक दक्षिण के भीतर अधिक परामर्श और सामूहिक आवाज की मांग का संकेत है। जयशंकर प्रसाद ने अपना क्या पक्ष रखा इसमें? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए ग्लोबल साउथ को एक साथ आकर सक्रिय रूप से परामर्श करना होगा, क्योंकि पारंपरिक जो बहुपक्षीवादी संस्थाएं हैं फिलहाल प्रभावहीन है या दबाव में दिख रही हैं और भारत इस समूह के भीतर संवाद और संवेदन बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा जितनी भी जो ये पारंपरिक बहुपक्षीयवादी हमारी जो संस्थाएं हैं वो फिलहाल दबाव में दिख रही हैं। मींस इनका कहने का मतलब था जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं उनके दबाव में ये जो संस्थाएं ये उनके दबाव में दिख रही हैं, लेकिन इन्हें एक निष्पक्ष भाव से जो चीजें हैं वो करनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से ही न्याय करना चाहिए। तो इन सब चीजों की बात हुई यहाँ पर, क्योंकि ये साउथ ग्लोबल की एक मीटिंग है और सभी वहां पर आए हुए थे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्लोबल साउथ की एकजुटता यदि विकासशील देशों में अधिक परामर्श और संवेदन बढ़ाता है तो वे विश्व मंचों पर अपने साझा हितों के बेहतर तरीके से प्रभावी कर सकेंगे, जैसे कि खाद्य सुरक्षा हुआ, ऊर्जा हुआ, जलवायु हुई या फिर वित्त पोषण जैसे मुद्दे हुए। यूएन सुधार और बहुपक्षवाद क्या है कि भारत मुख्य जो पहल से यूएन सुधार की मांगों को बल मिल सकता है, जैसे अधिक प्रतिनिधित्व होना, संसाधनों की उपलब्धता होना, निर्णय प्रक्रियाओं में न्याय संगत भागीदारी होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या दबाव है? तो उन्होंने कहा कि अगर बड़ी शक्तियां बहुपक्षवादी संस्थाओं से दूरी बनाए रखे तो वैकल्पिक क्षेत्रीय द्विपक्षीय प्लेटफॉर्म और जो सामूहिक समूह है जैसे कि ग्लोबल साउथ फोरम्स हैं और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। कि अगर ये एक दूरी बनाए रखें, इन पर दबाव ना डाले, तो जो हमारा ग्लोबल साउथ फोरम है ये सक्रिय हो पाएगा, अधिक सक्रिय हो पाएगा। व्यवहारिक सहयोग क्या होगा कि यह बैठक केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि खाद्य, उर्वरक, ऊर्जा सुरक्षा पर साझेदारी, तकनीक सहयोग और व्यापार समझौते की दिशा में वास्तविक कार्रवाई का मार्ग खोल सकती है। तो ये सब चीजें कहा गया, ये कहां पर थी? यूएन में हो रही ये असेंबली है और इसमें जितने भी यूएनए के सदस्य होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूएनए के सदस्य हैं 193 इसके सदस्य हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं। इसके बाद चलते हैं कि सेंटर क्लेम्स स्कीम टू ऐड मेडिकल सीट्स अक्रॉस कंट्री। इसमें दिया गया है कि मेडिकल की कुछ सीट्स हैं जिन्हें बढ़ाया गया है। मेडिकल की तरफ गवर्नमेंट काफी योगदान कर रही है, सीटें भी बढ़ा रही है और अपना अच्छा खासा जो है उनके पीछे पैसा लगा रही है। मीन्स एक मेडिकल अच्छा से उभर पाए, हर जगह जो मेडिकल की सुविधा है वो उपलब्ध हो पाए, तो इसी में गवर्नमेंट काफी वर्क कर रही है। इसमें कम से कम एक सीट पर जो हमारी गवर्नमेंट है 1.5 करोड़ के करीब उनके खर्च उठा रही है। तो ये सब चीजें देखी गई है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत देश भर के सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में 5000 पोस्ट ग्रेजुएट और 5023 अंडर ग्रेजुएट सीटें 2028-29 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मींस अगर जो पीजी की सीटें हैं उनमें 5000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है एमबीबीएस की, और जो यूजी सीटें हैं एमबीबीएस की पीजी सीटें के लिए कितनी 5000 और जो यूजी सीटें हैं उनमें 5023 सीटों को ऐड करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा जो मेडिकल कॉलेज है स्वतंत्र पोस्ट ग्रेजुएट संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ और अपग्रेड किया जाएगा। मीन जितने भी अभी हमारे मेडिकल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और 5000 सीटें जो हमारी पीजी की है एमबीबीएस में बढ़ाई जाएंगी। इसी के साथ जो हमारी
अंडर ग्रेजुएट है उसमें 5023 सीटों को बढ़ाया जाएगा, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी में देखेंगे कि ये फैसला क्यों मुख्य बिंदु बना, क्यों ये फैसला इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये मंजूरी कब दी गई। तो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फेज 3 की स्वीकृति दी गई, मीन्स ये फेज 3 के अकॉर्डिंग तहत किया गया। सीटें जोड़ने का लक्ष्य 5000 पीजी सीटें और 5023 यूजी सीटें कुल मिलाकर चिकित्सा शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। लागू करने की जो अवधि है वो है 2025 से 26 में से लागू कर दिया जाएगा, मीन्स 25 और 26 में से लागू किया जाएगा। और 2025-26 से लेकर 2028-29 तक योजना क्रियान्वित की जाएगी, मीन्स 25 से लेकर 29 तक ये सारी चीजें लागू कर दी जाएंगी, मीन्स बना दी जाएंगी। जैसे कि जो हमारे हॉस्पिटल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, जो मेडिकल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तो इन सब में क्या किया जाएगा, ये 2028-29 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या सुधार होंगे, जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो हमारे स्टैंड लोन पीजी संस्थान है, वे केंद्र राज्य द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी अस्पतालों को उन्नत किया जाएगा। प्रति सीट अधिकतम व्यय प्रत्येक सीट पर अधिकतम 1.5 करोड़ का तक का उन्नयन खर्च मान्य रहेगा, मींस एक सीट पर जो गवर्नमेंट खर्च करेगी वो 1.5 करोड़ करेगी। तो ये सब चीजें आई कि काफी जो बड़ा एक अमाउंट है वो गवर्नमेंट उठा रही है, सिर्फ इसलिए कि जो हमारी मेडिकल की सुविधाएं हैं, जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उन्हें बढ़ाया जा सके, जो छोटे क्षेत्र हैं या क्षेत्र वहां के आसपास उन्हें हर एक सुविधा मिल पाए। तो इसीलिए इन सीटों को बढ़ाया गया, क्योंकि मेडिकल की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा, अभी आपने देखा भी होगा कोरोना के टाइम पे बहुत त्राही सी मच गई थी, जो कि हमारी मेडिकल में कम सीटें होने के कारण भी रही हैं। जो हमारे छोटे इलाके हैं उनके आसपास सुविधाएं का बहुत ही जो कमी है, इसीलिए उसे बढ़ाया जाए, इसलिए ये सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे कि जो मेडिकल सुविधा है वो हर जगह हमें प्राप्त हो। तो ये देखा गया। इसके बाद इसके जो कुल वित्तीय प्रभाव पड़ेगा वो है 15,034.5 करोड़ 26, जो कि 2025-26 से लेकर 28-29 तक होगा। जो एक हमारा वित्त रखा गया है, जो हमारा बजट रखा गया है कि हम इतना खर्च वहां पर करेंगे, तो ये खर्च कितना है, 15,034.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 29 तक, 2029 तक। केंद्र राज्य का अनुपात क्या है कि केंद्र के जो शेयर होंगे लगभग वो होंगे 10,303.20 करोड़ की, जो केंद्र अपनी तरफ से लगाएगा वो कितना लगाएगा, 10,303.20 करोड़ लगाएगा। और जो राज्यों का योगदान होगा वो होगा 4,731.30 करोड़। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजीएल हुआ, एसएससी हुआ, या फिर हमारे यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन आंकड़ों को याद करते हुए चलेंगे कि राज्यों का कितना भाग है, केंद्र का कितना भाग है, पर सीट पर कितना खर्च हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। पीजी में कितनी सीटें बढ़ाई गई, यूजी में कितनी सीटें बढ़ाई गई, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो क्या हुआ, जो केंद्र करेगी वो 10,303.20 करेगी, और जो राज्य करेगा, जो स्टेट करेगा, वो 4,731.30 करोड़ होगा। यानी एक संयुक्त केंद्र राज्य योजना होगी। ये जो योजना होगी वो एक संयुक्त होगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपना योगदान करेंगे। ये सब चीजें हुई। वर्तमान स्थिति क्या है कि मौजूदा मेडिकल कॉलेज सीटों के में अभी कितनी सीटें हैं, किस तरह से है, तो ये देखेंगे कि हमारे भारत में 2025-26 के आसपास में 808 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने, 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल कितने हैं हमारे कि 1,23,700 MBBS सीटें हैं। पिछले दशक की वृद्धि कितनी हुई, तो पिछले वर्षों में 10 वर्षों में इसमें 69,352 नई MBBS सीटें जोड़ी गई थी। में 10 साल में कितनी जोड़ी गई हैं, 69,352 जोड़ी गई हैं। इसके बाद ये MBBS सीटें जोड़ी गई थी, लगभग 127% की वृद्धि दर्शाती है। मीन्स 10 साल में 127% की जो हमारी वृद्धि है उसे दर्शाता है कि हमारी इतनी बढ़ोतरी हुई। 69,352 नई सीटें ऐड की गई थी। इसके साथ ही 43,041 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गई, जो कि 143 कितनी 143% वृद्धि को दर्शाता है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का महत्व यह है कि नई योजनाओं से विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की विशेषताएं को सरकारी संस्थाओं में लाना और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए इसका लक्ष्य है कि जिससे कि स्वास्थ्य जो हमारी चीजें उनमें बढ़ोतरी होगी, गवर्नमेंट जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। ये सब चीजें रही।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी एआई से रिलेटेड। एआई से रिलेटेड क्या है कि एआई के बेनिफिट क्या हैं, क्या लॉसेस हैं, क्या ये सब चीजें हैं, तो इसी के बारे में देखेंगे कि एआई ने डेटा मांग तेज कर दी है। एआई मॉडल और बड़े पैमाने के डेटा सेंटर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। आईईए और जो मैक इन से जैसी संस्थाएं रिपोर्ट कर चुकी हैं कि डेटा सेंटर जो क्षमता है 2023 से लेकर 2030 के बीच में तेज वृद्धि हो सकती है। मैकिन्से के मुताबिक वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता कम से कम कितना 60 गीगावाट से बढ़कर 171 से लेकर 219 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इससे बिजली की मांग भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। मींस अगर इस आंकड़े से इस आंकड़े तक पहुंचेंगे 60 से लेकर 171 219 का आंकड़े को क्रॉस करेंगे तो उसमें बिजली की जो खपत है वो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिएगी। इसी के साथ कि भारत में डेटा सेंटर की मांग भी बढ़ेगी। 2024 में 1.2 गीगावाट थी से लेकर 2030 में कितनी हो गई है 4.5 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। मुंबई में देश की लगभग कितनी 41% अक्षमता है। मीन सबसे ज्यादा कहां पर है 41% तो मुंबई में ही है डेटा सेंटर अक्षमता है। उसके बाद चेन्नई में कितनी है 23% और एनसीआर में 14% है। ये आंकड़े हैं हमारे। इसके बाद एआई चालित जो डेटा सेंटर भारत में 2030 तक वर्ष में अतिरिक्त 40-50 जो ट्रिलियन वोट आवर्स है बिजली खपत कर सकते हैं। मींस अगर हमारा डेटा इसी तरह बढ़ता रहा तो ये 40 से लेकर 50 ट्रिलियन वोट आवर्स प्रति आवर्स बिजली खपत हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। एआई स्वयं समाधान भी बना सकता है, जैसे कि ठीक उसी समय एआई को ऊर्जा प्रबंधन के लिए उपयोग करके ग्रिड स्थिरता बढ़ाई जा सकती है। स्मार्ट प्रेडिक्टिविटी मॉडल जो कि एआई आधारित कूलिंग डेटा होल ताप टेम्परेचर लोड जो लोड है लोड फोरकास्टिंग जो फोरकास्टिंग रेन्यूएबल्स का इंटीग्रेशन और हाइब्रिड जो सोलर विंड बैटरी है प्लस जो हमारी सोलर विंड बैटरी है। इसके बाद जो प्लांट्स का ऑप्टिमाइजेशन कई कंपनियां और यूटिलाइज करेंगी उदाहरण के लिए जैसे कि एयरटेल हुआ, हमारा ब्राइट नाइट हुआ, पावर अल्फा हुआ, टाटा पावर, रेवेन्यू पावर हुआ या फिर बिस्कॉम हुआ आदि एआई को प्रयोजकों के लिए लगा रही है। मींस इसका क्या है आप सब जानते हैं, जब भी एआई जो कंप्यूटर होते हैं या फिर एआई जो टेक्निकल चीजें हैं वो जो बहुत बड़ी मात्रा में काम करती हैं, जब वो छोटे अमाउंट में काम करते हैं मींस जैसे छोटी छोटी कंपनियां हुई वो काम कर रही है, तो जब वो कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो उनकी हीट भी बढ़ेगी, वो गर्म भी होंगे। उसके लिए क्या करते हैं जो छोटी कंपनियां वो तो एसी का यूज कर लेते हैं जिससे कि उन्हें ठंडा किया जा सके। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि मेटा हुई, गूगल हुई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनका तो एसी से काम नहीं चलेगा, तो ये क्या यूज करते हैं, ये वाटर का यूज करते हैं, कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा मीठा पानी है वो बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये एक संकट भी देखा जा रहा है कि जो मीठा पानी है उसका यूज इस मात्रा में किया जा रहा है तो वो भी कमी होती जा रही है। ऊपर से जो उसकी तो कमी हो ही रही है और जो उसका पोल्यूशन है, जो इन एआई से पोल्यूशन फैल रहा है वो भी देखा जा रहा है। तो ये एक संकट की गति देखी जा रही है। तो इसी के बारे में ये चर्चा की गई है और बताया गया है। एआई दक्षता और स्मार्ट ग्रिड को बेहतर कर सकता है, पर एआई के कारण उत्पन्न जो कंप्यूटेशनल भूख है, जो कंप्यूटेशनल हंगर है, कंप्यूटेशनल भूख की भी ऊर्जा मांग को बढ़ा देती है। मींस एआई अगर काम करता है, कंप्यूटर काम करते हैं तो वो कितने कितने लोगों का अकेला काम कर देता है, अकेला ही उसे कंप्लीट कर देता है। इससे क्या होगा, इससे बेरोजगारी तो फैल ही रही है लेकिन उसकी भूख भी बढ़ रही है। भूख इन द सेंस कि उसे ठंडा करने के लिए वाटर की जरूरत, कोल्ड वाटर की जरूरत या फिर एसी यूज करो। इसी के लिए एआई का देखा जा रहा है कि एआई बेनिफिशियल तो है, काफी कम टाइम में जो हम एक साल में काम कर पाते हैं उसे वो कुछ घंटों में करके हमें दे देता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। ऊर्जा मांग और बढ़ा देती है, यानी एआई भी अपनी जरूरतों के कारण स्टोबोल प्रभाव पैदा कर सकता है। मींस एआई अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग भी कठिनाई पैदा कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
ऊर्जा आपूर्ति और विश्वसनीयता मीन्स हम इस पर कितना विश्वास, कितनी ऊर्जा आपूर्ति, ये देखेंगे। बड़े पैमाने पर जो ग्रिड अपग्रेड है, बैलेंसिंग और स्टोरेज है, जो बैटरी पंप्ड करती है, हाइड्रो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। नवीनीकरणीय ऊर्जा की मात्रा और सुनिश्चितता क्या है कि रात और बादलों सीजन पर निर्भरता को कवर करने के लिए स्टोरेज एंड जो हमारे बैकअप सिस्टम चाहिए होता है, इसके लिए हमें स्टोरेज भी चाहिए और बैकअप सिस्टम भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह क्या होगी कि डेटा सेंटर क्लस्टर, जो डेटा सेंटर क्लस्टर है जैसे कि मुंबई में, चेन्नई में, एनसीआर में अतिरिक्त बिजली की डिमांड बढ़ेगी, स्थानीय ग्रिड पर दबाव डाल सकती है कि जो बिजली है उस पर दबाव पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जब बिजली यूज होगी तो उससे क्या होगा, बिजली की खपत कम होगी और वहां पर बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो क्या पड़ेंगे, या फिर इससे कार्बन प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर बिजली जो फोसिल फ्यूल से आई तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अधिक से अधिक बढ़ेगा, क्योंकि बिजली से आएगा तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, जिससे कि कार्बन का प्रभाव फैलेगा। मानव निवेश और नीति, तेज विस्तार के लिए नियामक निवेश, भूनियोजन और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। जो मानव निवेश है या फिर उसकी नीति क्या होगी, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे इसके तेज विस्तार के लिए एक नियामक की जरूरत पड़ेगी, निवेश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए अधिक निवेश चाहिए। इस सारी टेक्निकल चीजों को अगर आप उसका बंदोबस्त करते हो, उसे एक सेटअप उसका स्टार्ट करते हो, तो काफी उस पर निवेश करना पड़ता है। इसी के साथ भूनियोजन भी चाहिए, प्रशिक्षण की भी जरूरत है। तो ये सब देखा गया और इसमें कार्बन का तो प्रभाव देखा ही गया। ये था कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं, लेकिन इसमें आने वाले टाइम में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये इसके बारे में बताया गया कि एआई किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उससे ज्यादा ये हमें नुकसानदायक भी है। ये सब हमारी चीजें हुई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है टू ऑनर एडॉप्शन ऑफ, ये क्या है, हिंदी एज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। कितना, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा माना था। जो हमारा संविधान है उसमें जब इसे ऐड किया गया आधिकारिक भाषा के रूप में, तो वो कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो इसीलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस को मनाते हैं। तब से ही आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इस दिन हिंदी भाषा के महत्व और सांस्कृतिक एकता को उजागर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट पद संभालने वाले 15वें जो व्यक्ति कौन है, जैसा कि 12 सितंबर 2025 को रिपोर्ट हुआ था, तो वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन हमारे 15वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 80वें सत्र की संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष जो कि एनालीना बेयरबुक किस अध्यक्षता में निर्वाचित हुई हैं। जो यूएन है, जो यूएन है उसकी जो अध्यक्ष हैं, वो महासभा की अध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है एनालीना बेयरबुक बनी है। कौन है, बेयरबुक बनाई गई है। और इसकी जो कहां पर ये की जा रही है, तो ये किस लिए की जा रही है, जो पहले थे वो थे फिलेमोन योंग के जगह पर इन्हें अब क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। किन्हें, एनालीना को, बेयरबुक को। मैंने आपको बताया ये कौन सा सत्र है, ये 80वां सत्र है और इसमें 193 मेंबर्स होते हैं। कितने, 193 मेंबर्स होते हैं। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो कि यूएन जनरल असेंबली का प्रत्येक सत्र एक नए अध्यक्ष के अधीन होता है, जो पहले अध्यक्ष के नेतृत्व को संभालते हैं। मींस 80वें सत्र जो कि 9 सितंबर 2025 से शुरू हुआ के लिए अध्यक्ष एनालीना बेयरबुक को 2 जून 2025 को निर्वाचित किया गया। इन्होंने इस पद को फिलिमोन यंग को, किसे, फिलिमोन यंग की अध्यक्षता से संभाला है। मींस उनके बाद ये बनी है, यानी पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे, फिलिमोन यंग थे, उनके बाद बेयरबुक को अधिनिष्ठ किया गया है। इसके साथ ही जो हमारे एंटोनियो गुटेरेस है, ये कौन है, ये वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं। कौन है, महासचिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि ICAR ने किस देश के साथ मित्रों टू क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एग्रीटेक, नवाचार और
स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना है, एग्रीटेक नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, तो वो क्या है, ब्राजील के साथ। किसके साथ, ब्राजील के साथ किया गया। ये पहला जो इस पर बोलेगा, जो बोल कर बात करेगा, वो कौन करेगा, ब्राजील करेगा। आईसीएआर ने मित्र 2.0 नामक ब्राजील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के इन्वेटर्स, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ना और कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार और सह निर्माण करना। कार्यक्रम के प्रमुख फीचर्स क्या है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर संबंधों को मजबूत करना है, या फिर बेस्ट जो प्रैक्टिसेस को साझा करना है, को इंक्यूबेशन जो कि सह इंक्यूबेशन है को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इसका आंसर कौन सा होगा कि सह इंक्यूबेशन को बढ़ावा देना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप ने जर्मनी में अपना पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है। ये कि विकास का क्या महत्व है, इसके विकास का क्या महत्व है। तो ये जो जर्मनी में यूज किया गया है, ये है जर्मनी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना इसका लक्ष्य है। इसीलिए जुपिटर को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। देखिए, और ये फर्स्ट जो हमारा ये लॉन्च किया गया, यूरोप ने लॉन्च किया, ये फर्स्ट एक्सेल सुपर कंप्यूटर जुपिटर है जो कि जर्मनी में लॉन्च किया गया है। हिंदी में थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूरोप ने जुपिटर नामक पहला, याद रखना है क्योंकि ये पहला है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पर्पस से। पहला एक्स स्केल सुपर कंप्यूटर जर्मनी जो कि आरंभ किया गया है, कहां पर, फोरचुंग जो जेनिथर जूलिच में इसे आरंभ किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड एक क्विंटलियन मींस 10 की पावर 18 गणना एक साथ कर सकता है। कितना, प्रति सेकंड कर सकता है। अर्थात एक्सेल जो है श्रेणी में आता है। जुपिटर को यूरोपीय आयोग और जर्मनी की साझेदारी में स्थापित किया गया है तथा ये यूरो एचपीसी यूरोपियन, क्या है इसकी फुल फॉर्म, यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जॉइंट अंडरटेकिंग परियोजना का हिस्सा है। किसका है ये, तो ये हिस्सा है यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जॉइंट अंडरटेकिंग परियोजना का हिस्सा है। इस आधिकारिक रूप से इसे 5 सितंबर 2025 को जर्मन चांसलर कौन है, जो कि है फ्रेडरिक मर्ज ने उद्घाटित किया है। जर्मन के जो चांसलर है वो कौन है, वो है फ्रेडरिक मर्ज ने इसे उद्घाटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्किनो फासो, माली और नाइजर ने घोषणा की है कि वे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से वापस जा रहे हैं। इन तीनों सरकारों ने इस निर्णय के लिए मुख्य रूप से किस कारण का हवाला दिया। क्या हुआ है कि इन तीनों देशों ने क्यों इस पद को छोड़ने की बात कही है, तो वो इसलिए कहा है कि जो उच्च न्यायालय है उन्होंने कहा वो एक न्याय नहीं करती है, वो निष्पक्ष जो न्याय वो नहीं करती है। जो शक्तिशाली देश है उनके दबाव में आकर वो फैसले लेती है और जो शक्तिशाली देश हैं उन पर जल्दी से कार्रवाई नहीं करती है, जबकि जो और लोग हैं जो इतने शक्तिशाली देश नहीं है उन पर वो दबाव बनाती है। इसलिए इन तीनों ने इसे छोड़ने का फैसला किया है कि जब ये फैसला निष्पक्ष भाव से लेती ही नहीं है तो हम इसमें क्यों बने रहें। इसी के साथ आपने देखा होगा कि इन जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जो आपराधिक न्यायालय है ये कभी कभी अपना ऑर्डर दे देती है कि उन्हें अरेस्ट कर लो या फिर उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई कभी होती भी नहीं है और लंबे लंबे टाइम तक टाल दी जाती हैं। तो इसी के चलते हुए इन तीनों देश ने क्या कहा है, इससे अपनी वापसी कर ली है, मींस इससे बाहर हो गए हैं। तो कौन कौन हुए, वो है बुर्किना फासो, माली, एक मिनट, बुर्किनो फासो, माली और नाइजर ने यह घोषणा की है। किस वजह से की है, तो उन्होंने किया वे आईसीसी पर चुनिंदा न्यायों और उपनिवेशिकों न्याय का आरोप लगाते हैं और संप्रभुता वापस पाने के लिए वापसी बता रहे हैं। मीन्स हमें संप्रभुता चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे रिजाइन कर दिया, मीन्स इस पद को छोड़ दिया है। क्या हुआ कि जो माली है, बुर्किनो फासो है, नाइजर है, जिनका शासन हाल में सैन्य जो कि मिलिट्री जुंटेस द्वारा नियंत्रित है, ने संयुक्त रूप से रोम स्टेटस वाली जो ये सदस्यता है, आईसीसी की सदस्यता से हटने की घोषणा की है। उन्होंने आईसीसी को नियो उपनिवेशिक दमन का उपकरण बताया
और कहा कि ये चुनिंदा न्याय कहकर आलोचना की और कहा कि वे अधिक संकल्पित संप्रभुता चाहते हैं। यह घोषणा वैश्विक क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ी हलचल है। मीन्स उन्होंने कहा कि वो कुछ जो न्याय करते हैं वो कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर कर न्याय करते हैं। जो शक्तिशाली देश है उन पर न्याय करने में देरी करते हैं या फिर न्याय करते भी नहीं है, उसके मामले में ना उन पर कोई अपराध घोषित किया जाता है, लेकिन जो और देश हैं उन पर ये अपनी जबरदस्ती चलाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम इससे उन्होंने हटने का कारण बताया। संक्षेप में आप देख सकते हैं कि जो आईसीसी है इसका जो ये कहां पर स्थित है, ये हैग में स्थित है। कहां पर? हैग में स्थित है। एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय है जिसकी स्थापना रोम स्टैट्यू के जो स्टेटस है उसके माध्यम से हुई थी और ये जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स या फिर अग्रेशन जैसे सबसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों का दंडात्मक अभियोजन कर सकती है। मीन्स ये किस लिए बनाई गई थी कि ह्यूमैनिटी का कहीं पालन ना हो रहा हो या फिर कहीं युद्ध किया जा रहा हो, कहीं अपराध किए जा रहे हो, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन इसमें ये खरी नहीं उतरी है, इसलिए इन्होंने ये कहकर इससे बाहर हो गए। यह राष्ट्रीय न्यायालय असमर्थ और अनिश्चित हो तभी हस्तक्षेप किया जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसमें आवाज किस किस ने उठाई, जो आवाज उठाते रहे हैं तो वो है कुछ अफ्रीकी नेताओं ने उठाई। देशों ने वर्षों से आईसीसी पर चयनात्मक जो सिलेक्टिव जस्टिस का आरोप लगाया कि न्यायालय मुख्यतः अफ्रीकी मामलों पर ध्यान देता है जबकि जो शक्तिशाली देशों पर कार्रवाई कम होती है। हालांकि मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी या फिर एचआरडब्ल्यू आमतौर पर आईसीसी के महत्व की जो वकालत करते रहे हैं, मीन्स उनके पक्ष में बोलते रहे हैं और इन तीनों देशों की वापसी को न्याय के विरुद्ध पीछे कदम है करार दे रहे हैं। दुनिया भर में अलग अलग राजनीतिक और राजनीतिक हित आईसीसी के आलोचकों में शामिल रहे हैं। कुछ गैर सदस्य रहे जैसे कि रूस हुआ जिन्होंने पहले ही से छोड़ दिया था, चीन और कभी कभी अमेरिका को अलग अलग कदम या फिर आलोचनाएं मिलती हैं, मीन्स उनको वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 किस निश्चित तारीख को मनाया गया और समारोह को आधिकारिक विषय मिला। तो ये बनाया गया है, कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। मीन्स आयुर्वेद दिवस आपने देखा होगा पहले धनतेरस से एक दिन पहले बनाया जाता था, लेकिन निश्चित जो डेट फिक्स हुई वो पहली बार इस वर्ष हुई है और वो हुई है 23 सितंबर। मीन्स आयुर्वेद दिवस जो है वो हर एक 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ये बातें हुई। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 को आधिकारिक विषय घोषित किया गया, इसकी जो थीम थी वो क्या है, वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानेट। इसका उद्देश्य यह रेखांकित करता है कि आयुर्वेद केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण और गृह स्तर के स्वास्थ्य वन हेल्थ दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। इसका महत्व देख सकते हैं कि इस बदलाव का लक्ष्य था आयुर्वेद को वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को के रूप में और व्यापक स्तर पर प्रचारित करना, नीति निर्माण करना, अनुसंधान करना, शिक्षा और वैश्विक सहभागिता को बढ़ाना। ये स्थिर तारीख से योजनाओं और कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का समन्वय आसान होगा। इसमें क्या है कि जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक वैज्ञानिक है, आयुर्वेदिक जो रिसर्च है उसे बढ़ावा देना, और इसीलिए इसकी एक फिक्स डेट की गई है कि अब 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पहली बार एक जो आधिकारिक रूप से एक डेट फिक्स की गई है वो 23 सितंबर की गई है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा और एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। इसके बाद है नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए किन दो देशों को पार्टनर कंट्री साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है। तो किस चीज को नामित किया गया है इसके लिए, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब को इसके लिए नामित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा 25 से लेकर 28 सितंबर तक, कब से, इसे 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 को भारत के भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल फूड हब बनाना है के रूप में स्थापित करना है। खाद्य प्रसंस्करण, जो कि आप जानते हैं कि इसके मंत्री कौन है, वो है चिराग पासवान। प्रसंस्करण और फूड वैल्यू चेन में निवेश साझेदारी को बढ़ाना। आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा, कब से लेकर 25 से लेकर 28 सितंबर तक, कहां पर, भारत मंडपम में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में से आयोजित किया जाएगा। पार्टनर कंट्री कौन कौन होंगे, तो इस वर्ष की एडिशन में न्यूजीलैंड और जो दूसरा देश होगा वो सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब और न्यूजीलैंड इसमें पार्टनर जो देश होंगे, आधिकारिक रूप से पार्टनर कंट्रीज घोषित किया गया है, ये जानकारी आयोजक ने दी है। हमने एक नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत के किस द्वीप पर ज्वालामुखी जो अंडमान सागर में स्थित है, सितंबर 2025 में एक भूकंप के बाद हल्की विस्फोट गति दिखी गई है, तो वो है बैरन आइलैंड। कहां पर है ये है अंडमान निकोबार पर, अंडमान निकोबार में ये स्थित है और इसमें एक ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है। तो ये हल्का विस्फोट देखा गया है, लेकिन ज्वालामुखी वहां पर बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी फटी है, तो ये देखा जा रहा है। बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, भारत के तहत आता है, ये अंडमान सागर में स्थित है। कहां पर, ये अंडमान सागर में स्थित है बैरन द्वीप। द्वीप लगभग कितना बड़ा है, तो ये 8.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 353 से लेकर 354 मीटर है। यह अवसत क्या होता है, मीन्स जहां पर कोई भी निवास नहीं करता है, वहां पर जो जन लोग हैं वो वहां पर नहीं रहते हैं, वहां पर कोई भी आबादी नहीं है, यानी इसमें कोई भी स्थानीय मानव निवास नहीं करता है। ये इंडियन और बर्मी मीन्स म्यांमार प्लेट की सीमाओं के पास स्थित है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है। कैसे हुआ ये विस्फोट, तो ये हुआ था सितंबर 2025 में, पहले 13 सितंबर को और फिर 20 सितंबर को बैरन आइलैंड में हल्की ज्वालामुखी गतिविधि पर पाई गई है। विस्फोट को भूकंप गतिविधि से जोड़कर देखा गया है। 18 सितंबर को क्षेत्र में 4.2 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद इसमें विस्फोट हुआ। पहले भूकंप आया, इसके बाद इसमें विस्फोट हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि उस भूकंप की कंपन ने ज्वालामुखी के मैग्मा कक्ष में कंपन उत्पन्न कर दी, जिससे विस्फोट हुआ। मीन्स पहले जो भूकंप आया उससे क्या हुआ, उसमें कंपन हुआ और कंपन होने के बाद उसमें एक विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किसमें, बैरन द्वीप में। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी समुदाय को रोश हशनहा 2025 पर शुभकामनाएं दी। यहूदी परंपरा में रोश हशनहा मुख्य रूप से किसका प्रतीक है, तो ये वहां का एक पर्व है जिसके लिए मनाया जाता है यहूदी नव वर्ष और हाई होली डेज मीन्स होता है पवित्र दिनों की शुरुआत, इसलिए इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए है। रोश हशनहा हिब्रू भाषा का शब्द है, किसका, ये हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हेड ऑफ द ईयर, यानी साल का प्रारंभ, इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। यहूदी पंचांग के अनुसार यह तीसरी माह के पहले और दूसरे दिन मनाया जाता है। आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में इसे मनाया जाता है। इसमें यहूदी न्यू ईयर मीन्स न्यू ईयर, जिस तरह हम 1 जनवरी को मनाते हैं इस तरह न्यू ईयर मनाया जाता है। धार्मिक महत्व क्या है कि यहूदी परंपरा में रोश हर्षना को यामिनी नोराई और या फिर डेज ऑफ अवे पवित्र दिन की शुरुआत माना जाता है। ये दिन आत्मचिंतन, प्रार्थना और अपने कर्मों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व 10 दिनों तक चलता है, मीन्स इसे 10 दिनों तक ये लोग मनाते हैं और योम जो किपुर है डे ऑफ एंटोनमेंट पर समाप्त होता है। मीन्स ये कब होता है, ये डे ऑफ एंटोनमेंट पर इसे समाप्त किया जाता है। शंख जैसी ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें राम का सींग कहते हैं, उसे बजाया जाता है इस उपलक्ष्य में, जो आत्म जागरण और पश्चाताप का प्रतीक है। इस अवसर पर सेब शहद खाए जाते हैं जो आने वाले वर्ष की मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। मीन्स ये इस दिन क्या खाते हैं, सेब और जो शहद है उसका सेवन करते हैं। लोग परिवार और मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं, जैसे इसनहा टो जिसका अर्थ है गुड ईयर। मीन्स ये अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इश्नहा टो जिसका अर्थ क्या होता है, गुड ईयर। क्यों मनाया जाता है, तो इस वर्ष ईश्वर द्वारा संसार की रचना मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि इस दिन क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हुआ था, कि स्मृति में इसे जोड़ा गया। यह यहूदी लोगों के लिए आत्मचिंतन और धार्मिक नवीनीकरण का समय माना जाता है।
नेक्स्ट है मिथुन मनहास, जो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज रह चुके हैं। किसके? चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज रह सके हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनने की स्थिति में है, मींस इनका नाम आया है। तो ये वह पहला अनकैप्ड क्रिकेटर है जिसने भारत के लिए कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, मींस इन्होंने हमेशा जो भी क्रिकेट खेले वो घरेलू खेले हैं, मींस भारत के अंदर ही खेले हैं। इन्हें क्या बनाया जा रहा है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पेरिस में आयोजित बैलोन्स, क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित बैलोन डी और 2025 समारोह में पुरुष और महिला वर्ग के बैलोन डी और पुरस्कार कम से किसे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं किसे? ये दिए गए लियोन मेसी और सैम कर को दिए गए हैं, लियोन मेसी और सैम केर को दिए गए हैं। आइए देखते हैं किस पेरिस में 22 से 23 सितंबर 2025 की बैलोन डी और रस्म में उसरमन जो डेम्बेली को पुरुष वर्ग में और मेंस को एंटीनिया बोनमेंट को दिया गया है। ये मैंने, अच्छा इसका बी था, सॉरी ये वाला नहीं है, इसका है ये वाला। उस्माने डेबले पुरुष को और एताना बोनमाती महिला को दिया गया है। किसे? एताना बोनमाती महिला को दिया गया है। ओस्माना को और बैनमाती एंटीना को इसे दिया गया है, पुरस्कार दिया गया। और ये किस लिए? इवेंट प्रमुख मीडिया नाउंसिंग पब्लिकेशन में रिपोर्ट किया गया था। और इसी के साथ साथ ये क्यों दिया जाता है? तो बैलोन डी और जो है फ्रांस की फुटबॉल के लिए खेला जाता है और विश्व फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित जो व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है। ये साल भर के प्रदर्शन, क्लब व इंटरनेशनल दोनों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। किसके क्षेत्र में इसे दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में। साथ ही विभिन्न सह पुरस्कार युवा खिलाड़ी को भी है दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदल दिया गया है और उसका क्या नाम रखा गया है? तो वो है अहिल्यानगर। कौन सा? अहिल्यानगर रखा गया है। आइए इसे भी देखें। ये हुआ हमारा अहिल्यानगर तक। आज की हमारी ये थी करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया हो। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जीके जीएस से जितने भी आपके क्वेश्चन बने ये हम करंट अफेयर से ही कवर करें। इसलिए हम मैपिंग, वर्ल्ड मैप, इसी के साथ साथ हम ये पूरी जो करंट अफेयर की सीरीज है द हिंदू को कवर करते हैं। और इसके बाद एक सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें देखेंगे हम एक स्टेट जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, कैपिटल, जो सीएम होते हैं, सब कुछ। तो इसके बाद हम उसे भी कवर करेंगे। तो आई होप आपके समझ आई हो। जय हिंद, जय भारत।